हाँ, टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल। हाँ देखो, ये जो टॉपिक है सॉल्ट एनालिसिस, ये पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर आधारित है। तो केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उस पर ये संबंधित है, और इसमें केवल इनऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं, इसमें तुम्हारा सारा केमिस्ट्री का कंसेप्ट रिवाइज होगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जितना भी तुमने अब तक सुना है वो सब इसमें रिवाइज होगा। मतलब हर पार्ट को हम लोग प्रैक्टिकल एंगल से इसको देखेंगे। और यहाँ पर हम देखना, कम से कम मोर देन 500 रिएक्शन बोर्ड पर लिखेंगे, और कोई भी रिएक्शन रटे नहीं है। हर रिएक्शन की एक समझ है, हम वो समझ तुमको दे देंगे तो तुमको भी रटना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं नॉर्मल का रिएक्शन कैसे याद करें, रटते तो भूल जाता है, वो तो रटोगे तो भूल ही जाएगा। लेकिन हम रटवाएंगे नहीं, हर रिएक्शन की एक समझ देंगे, और उस समझ के आधार पे तुम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लोगे। तो देखो, मेरे सामने कोई भी सॉल्ट रखा गया है, तो सॉल्ट का एक होता है कैटायनिक पार्ट, एक होता है एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट को बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और सॉल्ट का जो एनायनिक पार्ट है उसको बोलते हैं एसिड रेडिकल। हम शुरुआत कर रहे हैं पहले एनायनिक पार्ट से। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में कम से कम 15 एनायनिक पार्ट है, 15 एसिड रेडिकल है, और जिनको टेस्ट करने के लिए हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप डाइल्यूट HCl का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, दूसरा कंसंट्रेट, और तीसरा स्पेशल। डाइल्यूट एसिड में हमने 6 रेडिकल रखा था, कंसंट्रेट में भी 6, कितने हो गए 12, और बच्चे 3 रेडिकल ऐसे हैं जो डाइल्यूट कंसंट्रेट किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, डिकम्पोज नहीं करेंगे, इनको हम अलग से टेस्ट करते हैं, स्पेशल टेस्ट। कौन कौन सा था बोलो? सल्फेट, फास्फेट और बोरेट। ये ऐसे रेडिकल हैं, ये तो न तो डाइल्यूट से रिएक्ट करते हैं न तो कंसंट्रेट से, इनको अलग से टेस्ट करते हैं, स्पेशल टेस्ट। हाँ, लेकिन अभी हम शुरुआत करेंगे पहले। अच्छा, ये जो हमने 3 ग्रुप डिवाइड किया था, किस आधार पे किया था? कौन सा रेडिकल डाइल्यूट में आता है, कौन कंसंट्रेट में आता है, ये हम कैसे याद करेंगे, इसका भी कंसेप्ट दिए थे हम। कॉपी मत देखो, इतना तो ध्यान से सुनो कि अंदर बात चली जाए। बताइए, जो 15 रेडिकल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, पहला था टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल इन डाइल्यूट HCl, और दूसरा टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल इन कंसंट्रेट। तो किस रेडिकल को डाइल्यूट में रखना है, किसको कंसंट्रेट में रखना है, इसकी हमने तुमको समझ दिया था। वो समझ क्या थी? भूल गए? एक काम किया करो, जब भी अगली क्लास किया करो, पिछले लेक्चर को एक रीडिंग मार लिया करो कि सर ने पिछली क्लास में क्या बताया, और हम क्या करेंगे अगली क्लास में पिछली क्लास का क्वेश्चन देंगे, और ये चेक करने के लिए कि तुमने पिछली बात संभाल के रखी है कि नहीं। जब पिछला संभाल के रखोगे तब ना आगे वाली बात उठाओगे। ठीक है, तो जितना पिछला मिला है उसको हजम करते चलो, उसको रिवाइज करते जाओ, ताकि आगे की बात तुमको समझ में आती जाए। अभी ना पढ़े आके ऐसे बैठ जाओगे तो जैसे पिछला लेक्चर हो गया ये भी हो जाएगा। तो ये मत समझना कि केवल क्लास करने से काम बनेगा। क्लास करने के बाद घर जाके कॉपी पढ़ना, तुम्हारा काम केवल कॉपी पढ़ना है बस। अब मेरा काम उस पर क्वेश्चन फेंक फेंक करके उसको और उभारना, उसको और सेटल करना। दोनों मिलेंगे तो रास्ता तय होगा, एक के बल पे काम नहीं होगा। तो बस केवल कॉपी पढ़ना है। तो पिछले टेस्ट क्लास की कॉपी सबने रिवाइज की है, एक बार देखा कि हमने क्या बताया पिछले क्लास में। बोलो, कौन से रेडिकल डाइल्यूट में आएंगे, कौन कंसंट्रेट में आएंगे? हाँ, जिस सॉल्ट का एनायन पार्ट वीक एसिड से आया होगा उसको स्ट्रॉन्ग एसिड तोड़ देगा।
हमेशा ताकतवर नेचर में कमजोर को दबा के चलता है, ये प्रकृति का नियम है। हमेशा ताकतवर कमजोर को दबा के चलेगा, मार के चलता है, ये प्रकृति का नियम है। उसी नियम के अनुसार यहां भी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, वीक एसिड के सॉल्ट को तोड़ देगा, लेकिन वीक कभी स्ट्रॉन्ग को नहीं तोड़ सकता, ये बात का ध्यान रखना। और जितने भी एसिड रेडिकल में हमने डायल्यूट वाले ग्रुप में रखा था, डायल्यूट ग्रुप में सारे एसिड रेडिकल वीक थे। कौन कौन सा? हाँ बताओ। कार्बोनेट कहां से आया? कार्बोनिक एसिड से आया, वीक एसिड। सल्फाइड सल्फ्यूरस एसिड से आया, ये भी वीक एसिड का सॉल्ट है। एसीटेट एसिटिक एसिड से आया, ये भी वीक एसिड का सॉल्ट है। नाइट्राइट सोडियम, ये कहां से आया? नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड द वीक एसिड। हाँ सल्फाइड बताइए एस्टर से आया, ये भी वीक एसिड। पता कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एक और है थायोसल्फेट, बताइए थायोसल्फ्यूरिक एसिड से आया, ये भी वीक एसिड। तो ये जितने भी एनायन है ये सब वीक एसिड से आए हैं, इन सबको डाइल्यूट HCl तोड़ देगा। मतलब ये सारे रेडिकल डिकम्पोज किससे करेंगे? डाइल्यूट HCl से। हाँ लेकिन जो नाइट्रेट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ऑक्सलेट है, बताओ ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड से आए हैं, सब इनऑर्गेनिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इस स्ट्रॉन्ग एसिड को तोड़ने के लिए कॉन्संट्रेट HCl डालना पड़ेगा। हाँ लेकिन जो 3 रेडिकल है कौन कौन? सल्फेट, फास्फेट और बोरेट, ये रेडिकल न तो डायल्यूट से डिकम्पोज करेंगे न तो कंसंट्रेट, इनको हम अलग से टेस्ट करेंगे, स्पेशल टेस्ट। तो ये हो गया पहला ग्रुप जो कि डायल्यूट से डिकम्पोज कर जाएंगे, ये डिकम्पोज करेंगे कंसंट्रेट HCl सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन ये किसी से भी डिकम्पोज नहीं करेंगे। तो हमने सारे एसिड रेडिकल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, लेकिन आज हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल इन डायल्यूट HCl, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ऐसे रेडिकल जो कि वीक एसिड से आए हैं, इनकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो हेडिंग दो, टेस्ट ऑफ। अरे वो केवल प्राइमरी टेस्ट हुआ है, उस प्राइमरी टेस्ट से तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, अब उसको कंफर्म करना है। टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल डिकम्पोज इन डाइल्यूट HCl। Test of acid radical decompose in dilute HCl. Test of acid radical which are decomposed in dilute HCl या dilute sulfuric acid। मतलब डायल्यूट डालना है, कंसंट्रेट नहीं, वीक एसिड डालना है, कमजोर करके डालना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि सब वीक एसिड से आए हैं और इनको तोड़ने के लिए डायल्यूट पर्याप्त है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट होंगे, इनको तुम डायल्यूट से नहीं कंसंट्रेट से ही तोड़ सकते हो। यह कंसेप्ट। हाँ तो कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ये तुमको पता चल जाए तो पता चल जाएगा कौन किसको तोड़ेगा कौन किसको नहीं तोड़ेगा, पता चल जाएगा। जैसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, मेरे सामने 4 रिएक्शन लिखे रहेंगे और पूछेगा विच इज पॉसिबल रिएक्शन या इम्पॉसिबल रिएक्शन, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे सामने लिखा है सोडियम एसीटेट प्लस HCl इज इक्वल टू एसिटिक एसिड प्लस NaCl। एक रिएक्शन ये लिखा है और दूसरा रिएक्शन क्या लिखा है, दूसरा रिएक्शन एसिटिक एसिड प्लस NaCl इज इक्वल टू सोडियम एसीटेट प्लस HCl। ठीक है, मेरे सामने 2 रिएक्शन लिखा है। हाँ, पहला रिएक्शन क्या पॉसिबल होगा, क्या दूसरा पॉसिबल होगा, क्या दोनों पॉसिबल होंगे या कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। विच रिएक्शन इज पॉसिबल, पहला पॉसिबल होगा, दूसरा पॉसिबल होगा, दोनों पॉसिबल होंगे कि कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। जोर से बोलो, गलत। ये बताओ ये सॉल्ट आया कहां से है,
एसिटिक एसिड से आया है। और ये एसिड वीक है कि स्ट्रांग है? और स्ट्रांग एसिड क्या करेगा, वीक एसिड के सॉल्ट को तोड़ देगा, और जब भी तोड़ेगा तो उसमें से एसिटिक एसिड गैस, विनेगर स्मेल मिलेगी। हाँ इधर आ जाओ, बताओ एसिटिक एसिड और ये वीक एसिड है, और ये कहाँ से आया? HCl से आया। HCl क्या स्ट्रांग एसिड है? तो वीक एसिड कभी भी स्ट्रांग एसिड के सॉल्ट को नहीं तोड़ सकता, और जब तोड़ेगा ही नहीं, जस के तस ऐसे ही रहेगा, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। बोलो समझ में आया? अब मेरे सामने 4 रिएक्शन लिख दिया, पूछे विच इज पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, हम उसमें क्या देखेंगे कि स्ट्रांग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट को तोड़ेगा, लेकिन वीक कभी स्ट्रांग एसिड के सॉल्ट को नहीं तोड़ सकता। अब इस बात को ध्यान में रख के तुम्हारे सामने कोई भी रिएक्शन लिखा है, तुम देख के बता दो कि ये होगा, ये नहीं होगा, बता सकते हो। हाँ फिर कहोगे इसके लिए हमको एसिड की ताकत पता होनी चाहिए, तुम लिख देते हैं बोर्ड पर, लिखो सबसे पहले लिखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? हाँ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है परक्लोरिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर HI, फिर HBr, HCl, नाइट्रिक एसिड, H3O+, HSO4 माइनस, H2SO3, H3PO4, नाइट्रस एसिड, HF, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, H2S, अमोनियम, HCN, बाइकार्बोनेट, वाटर, मिथेनॉल, अमोनिया। ये है एसिडिटी का ऑर्डर। अब जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड पास कराएंगे, क्या CO2 गैस निकलेगी? या सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में हाँ पहले बताओ, इसको बताओ ये रिएक्शन क्या होगा? एक मिनट, सोडियम बाइकार्बोनेट कर दो देखो। ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या ये रिएक्शन संभव है? ये क्वेश्चन 2 बार आया है, एनसीईआरटी का ही है। क्या ये रिएक्शन संभव है? फिर दोबारा आया। हाँ पहले बताओ होगा कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं होगा, हाथ उठाए। हाँ जो हाथ उठाए वो सही है, जो नहीं उठाए हैं वो गलत है। ये बताओ ये किसका सॉल्ट है? ये जो सॉल्ट है कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है, और ये एसिटिक एसिड है। तो बताओ एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड कहाँ गया? कार्बोनिक एसिड तुम्हारा, हाँ ये कार्बोनिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है। तो बताओ एसिटिक एसिड की ताकत कार्बोनिक एसिड से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा? वीक एसिड के सॉल्ट को तोड़ेगा, मतलब ये गैस इवॉल्व होगी। ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब फिर क्वेश्चन आया ये CO2I कहां से? ये CO2I कहां से? पहला बाइकार्बोनेट से निकल के आई कि एसिटिक एसिड से निकल के आई कि दोनों से निकल के आई? बोलो जवाब बाइकार्बोनेट से निकल के आई। ये मारेगा, ये मार खाएगा तो यही ना रोएगा। CO2 यहां से आएगी, यहां से नहीं आएगी।
और रिएक्शन पूरा ये है, इसका कंप्लीट रिएक्शन ये है। ये एसिटिक एसिड बदल जाएगा सॉल्ट में, ये जस के तस वैसे ही रहेगा, CO2 बाइकार्बोनेट से निकल के आएगी। अब तो ये एक रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन बना सकते हैं हम। कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है तुम बता सकते हो, बस कंसेप्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट को तोड़ देगा। वो समझ में आया? अब ये बताओ, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में हम HCl पास कराएंगे, बताओ कुछ इफर्वेसेंस, कुछ गैस निकलेगी? क्या ये इसको तोड़ पाएगा? हाँ बिल्कुल दौड़ के मारेगा, बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग है ये तो। बोलो हाँ, इसमें से भी CO2 गैस इवाल होगी। मतलब सोडियम कार्बोनेट को कौन कौन तोड़ सकता है? जवाब सल्फ्यूरिक एसिड, HI, HBr, HCl, ये सब तोड़ देंगे। मतलब इसके ऊपर जितने देख रहे हो ना, यहां से लेके यहां तक सब इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं तोड़ सकते। बोलो रिएक्शन लिख तो दिए थे अभी। हाँ, तो हम आगे बढ़ने से पहले पिछले लेक्चर को जरा टेस्ट करें कि तुमने पिछला टेस्ट रिएक्शन याद है कि भूल गया। तो जैसे क्वेश्चन है, सॉल्ट A है, इसका तुमने HCl के प्रेजेंस में बुनसन फ्लेम टच किया, बुनसन फ्लेम टेस्ट किया तो तुमको ब्लूइश ग्रीन फ्लेम मिली, ब्लूइश ग्रीन फ्लेम मिली। उसी सॉल्ट में तुमने डाइल्यूट HCl की डाला, डाइल्यूट HCl डाला तो तुमको स्मेल ऑफ रॉटेड एग मिल गई, स्मेल ऑफ रॉटेन एग मिल गई। बताओ सॉल्ट A क्या होगा? पूरा सॉल्ट बताओ। कॉपर सल्फेट, सल्फाइड, CuSO3, Cu, हाँ ये आंसर है। बोलो, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तुमको किसी सॉल्ट को लेके 2-4 ऑब्जर्वेशन बताएगा और सॉल्ट पूछ देगा। वो ऑब्जर्वेशन याद है तो तुम सॉल्ट बता दोगे कि वो सॉल्ट क्या है। और वो ऑब्जर्वेशन याद करने की कुछ ट्रिक है, कंसेप्ट है, वो सीख लो बस। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ सामने देखो, जैसे हमने कहा कोई अननोन सॉल्ट है, उसमें तुमने डाइल्यूट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड डाला, यदि इफरवेसेंस होता है, झाग निकलती है, और वो गैस जो झाग के साथ जो गैस निकल रही है उसमें कोई स्मेलिंग नहीं है, तो बताओ वो गैस कौन सी होगी? और वो सॉल्ट क्या होगा? कार्बोनेट का होगा, बताए थे। मान लो इफरवेसेंस होता है और जो गैस निकलती है उसमें सल्फर की स्मेलिंग आ रही है, तो वो गैस कौन सी होगी? जो से बोलो, SO2, वो गैस होगी SO2, और वो सॉल्ट होगा सल्फाइड का। बोलो, अच्छा मान लो उसमें सल्फर की बर्निंग स्मेल तो आ ही रही है, सॉल्यूशन में येलो व्हाइट टर्बिडिटी भी दिखाई दे रही है, तो निश्चित वो सॉल्ट होगा थायोसल्फेट का, बताए थे हम। और यदि मान लो उसमें NO2 की रेड ब्राउन गैस निकल रही है, तो वो सॉल्ट नाइट्राइट का होगा। अच्छा विनेगर की स्मेल आ रही है तो वो एसीटेट होगा, और स्मेल ऑफ रॉटेन एग आ रही है तो गैस H2S होगी, और वो सॉल्ट क्या होगा? ये प्राइमरी टेस्ट है, लेकिन प्राइमरी टेस्ट से कोई भी रेडिकल कंफर्म जब तक उसके 2-4 टेस्ट न किए जाए। तो आज हम लोग इन सारे रेडिकल को कंफर्म करेंगे कि जिसके बारे में बोल रहे हैं वो सही है और कोई दूसरा नहीं है। हाँ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कंफर्म करेंगे हम कार्बोनेट को। तो टेस्ट ऑफ कार्बोनेट।
टेस्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, दोनों एक साथ करेंगे, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है तो एक साथ स्टडी कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले इनकी सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी, जितने भी कार्बोनेट सॉल्ट तुम्हारे एनसीईआरटी में है, बाइकार्बोनेट तुम्हारी एनसीईआरटी में, उनकी सॉल्बिलिटी क्या है? तो जवाब, जितने भी कार्बोनेट है सब इनसॉल्युबल है, सिवाय एल्कली मेटल और अमोनियम कार्बोनेट को छोड़ दो तो सब इनसॉल्युबल है। नोट करो, ऑल द कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट इनसॉल्युबल एक्सेप्ट एल्कली मेटल में कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, all the carbonate insoluble except sodium, potassium, ammonium, यही सॉल्युबल है, बाकी कोई सॉल्युबल नहीं है। ठीक हो गया? ऐसा क्यों? एल्कली मेटल का सॉल्युबल है, मतलब अर्थ मेटल का होगा तो सॉल्युबल नहीं। जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि ये एल्कली मेटल सॉल्युबल है, बाकी तो सॉल्युबल है नहीं। तो कैल्शियम हो, स्ट्रांसियम हो, बेरियम हो, एल्युमिनियम हो, सिल्वर हो, कोई भी सॉल्युबल नहीं है। केवल सॉल्युबल है तो एल्कली मेटल, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, बस। ऐसा क्यों? ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल क्यों नहीं है? एल्कली मेटल सॉल्युबल है लेकिन अर्थ सॉल्युबल क्यों नहीं? समझ हम दे चुके हैं तुम लोग को, तो हम तुमको समझ दे, पहले जो दिए वो तो निकलवाएं कि तुमने कितना संभाल के रखा है। हाँ बताओ, ये सॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल क्यों नहीं है? अभी इधर से आगे हाइड्रेशन की, इधर से आयनिक करेक्टर, बताओ दो कंसेप्ट लग रहा है, तो बताओ कंसेप्ट क्या लगा है? हाइड्रेशन लैटिस का लगाए या आयनिक करेक्टर लगाए? पहले बताइए प्रॉब्लम है किसके बीच, पीरियड में है या ग्रुप में है? ये ग्रुप है, पीरियड है। पीरियड में कंसेप्ट लगता है आयनिक का और ग्रुप में लगता है लैटिस हाइड्रेशन का। तो ये ऑप्शन जो कि पीरियड का है तो कंसेप्ट लगेगा आयनिक का। अब बताओ आयनिक करेक्टर इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? ये +1, ये +2, बताओ साइज घट रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, पोलराइजिंग पावर, कोवेलेंट करेक्टर, आयनिक, सॉल्युबिलिटी कम, ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। बोलो याद हो गया? तो एल्कली मेटल को छोड़ दो, बाकी कोई भी कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल नहीं है। अच्छा, फिर ये क्यों सॉल्युबल हो रहा है? ड्यू टू हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन है वाटर के साथ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत आयन डाइपोल से भी ज्यादा होती है। मतलब देखा जाए इसकी सॉल्युबिलिटी तो इनसे भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल हुआ आयन डाइपोल इंटरेक्शन से और ये सॉल्युबल हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन से, और हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत आयन डाइपोल से भी, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी तो इनसे भी सॉल्युबल, तो ये तीनों है। इसके बाकी जो कार्बोनेट है वो सॉल्युबल नहीं है। अच्छा, ये तो बात है एल्कली मेटल की। हाँ, अर्थ मेटल के बारे में क्या है? बाइकार्बोनेट के बारे में क्या है? तो कार्बोनेट की बात है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जितने भी है सब पानी में सॉल्युबल है। देखो एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट, एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट soluble in water. Alkali metal bicarbonate soluble in water. जितने एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट है सब पानी में soluble है, बट अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट, अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट exist in solution phase only. एल्कली मेटल के जो बाइकार्बोनेट है वो पानी में घुल जाएंगे, मतलब दे आर सॉलिड क्रिस्टल,
एल्कली मेटल के जो बाई कार्बोनेट है सॉलिड क्रिस्टल जो पानी में घुल जाएंगे सब, लेकिन जो अर्थ मेटल है वो सोल्यूशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, उनके सॉलिड क्रिस्टल बनते ही नहीं है। कार्बोनेट तो सब इनसॉल्युबल है, इनको छोड़ दो। बाई कार्बोनेट सारे सॉल्युबल है, लेकिन किसके? एल्कली मेटल के। और अर्थ मेटल के बाई कार्बोनेट तो सोल्यूशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, उनके सॉलिड क्रिस्टल बनते ही नहीं है। ऐसा क्यों? और कंसेप्ट दे चुके हैं। जब तुम लोग हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे वहां पे हमने कहा था नेचर में कोई भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो किसकी वजह से? क्या बोले थे? तो फिर वो बोलो ना, कोई भी नेचर में आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो अपनी लैटिस एनर्जी की वजह से। लैटिस एनर्जी क्या? उसकी स्टेबिलिटी है। जिस आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वो आयनिक कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, लैटिस एनर्जी कब ज्यादा होती है? दो कंडीशन में, उस सॉल्ट के दोनों कैटायन आयन दोनों छोटे हो जाए या तो दोनों बड़े हो जाए। दोनों छोटे रहेंगे तब भी लैटिस ज्यादा, दोनों बड़े रहेंगे तब भी लैटिस ज्यादा। लेकिन कंपेयर करो कब सबसे ज्यादा? जब दोनों छोटे हो। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला तुम लोगों को दिया था F = Z1e Z2e dr²। बताओ जब साइज दोनों का छोटा रहेगा तो दूरी कम रहेगी, फोर्स और अट्रैक्शन क्या होगा? तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा, वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। ये कंसेप्ट, अब उस कंसेप्ट को अप्लाई करो, तुमको ये समझ में आ जाएगा कि एल्कली मेटल के बाई कार्बोनेट सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं लेकिन अर्थ के बॉन्ड नहीं बनते। सोडियम बाई कार्बोनेट का सॉलिड क्रिस्टल तुमको मिलेगा लेकिन कैल्शियम बाई कार्बोनेट का सॉलिड क्रिस्टल कभी नहीं मिलेगा, ये सोल्यूशन में ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों?